All right, so students, now we are back with the video number 2 of the topic power sharing. Today we'll discuss about the two countries, that is Belgium and Sri Lanka. In last video हमने discuss किया था about power sharing methods, that is LEJ, legislature, executive and judiciary. आज हम लोग case study करने वाले हैं, study of the two countries Belgium as well as Sri Lanka. कैलिबर्स नोवा यहाँ से So start करते हैं with Belgium. So if I talk about Belgium, Belgium is a small country in Europe, ठीक है. और अगर हम बोले population, so population of Belgium is about 1 crore, which is half of हरियाणा. क्योंकि हमारे इंडिया में जो हरियाणा का स्टेट है उसकी पॉपुलेशन अपने आप में है 2 करोड़, और बेल्जियम जो कि एक कंट्री है, बेल्जियम कंट्री होने के बावजूद उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़. अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें सो काफी इंटरेस्टिंग सा मुद्दा है, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा. सो बेल्जियम की इस 1 करोड़ की पॉपुलेशन में 59% लोग बोलते हैं, यानी 59% लोग बोलते हैं डच लैंग्वेज, राइट. एंड इफ आई टॉक अबाउट रिमेनिंग 40% लोग, तो ये 40% लोग बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज. अब सर 59 प्लस 40 हो गया 99, 1% का आ गया, माँ माने डेटॉल का धुला नहीं. सो द थिंग इज रिमेनिंग 1% लोग जो बेल्जियम में रहते हैं, दे स्पीक जर्मन लैंग्वेज. 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. ये हमने देखा किस तरीके से बेल्जियम की चीजें चल रही हैं. 1 करोड़ के पॉपुलेशन में 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, एंड रिमेनिंग 1% लोग जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. अब देयर वाज अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे जो मेजॉरिटी कमी है वो डच है और जो माइनॉरिटी कमिटी है वो फ्रेंच है. लेकिन एक खास बात बताऊं मैं आपको इस माइनॉरिटी कमिटी की, कि ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है फ्रेंच, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस. बट अब सवाल ये आता है कि सरकार कैसे फॉर्म होगी, कौन ज्यादा मात्रा में रहेगा, डच या फ्रेंच. इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा बेल्जियम की. सो बेल्जियम का जो कैपिटल है, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स. बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स की खास बात बताता हूं. ब्रुसेल्स में 80%, जी हाँ आपने सही सुना, ब्रुसेल्स के अंदर में 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच और रिमेनिंग 20% लोग बोलते हैं डच. जी हाँ दोस्तों, तो इस सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है. सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो 80% है और डच बोलने वाले लोग 20% है. अब अगर हम देखा जाए, जो मैंने आपको डायग्राम बताया कि 80% लोग बोल रहे हैं फ्रेंच और 20% लोग बोल रहे हैं डच. अब आपके दिमाग में यही आएगा, ये 1 यानी परसेंटेज है, प्लीज आप नोट कीजिएगा. सो आपके दिमाग में यही बात आएगी कि सर यहाँ पे तो बेल्जियम से पूरा उल्टा है. कैसे उल्टा है? क्योंकि बेल्जियम में अगर आप पूरी कंट्री की बात करते हो तो 59% लोग डच है, लेकिन आप अगर ब्रुसेल्स की बात करते हो तो ब्रुसेल्स में हमने देखा कि 80% लोग बोल रहे हैं फ्रेंच और 20% लोग बोल रहे हैं डच. यानी ब्रुसेल्स में उल्टा है, ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोगों का दबदबा जो है वो कायम है. अब कैसा होगा, सरकार कैसे बनेगी या हु विल रूल, क्योंकि कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि पूरी कंट्री में डच लोग ज्यादा है और ब्रुसेल्स में जो कि है वो फ्रेंच ज्यादा है. अब सिचुएशन कैसे हैंडल हुई, तो ये सिचुएशन हैंडल हुई है 4 पॉइंट से, और इस टॉपिक का नाम है
अकोमोडेशन इन बेल्जियम। जी हाँ, सही सुना आपने, अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की जगह। सो बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन लोग कैसे रह रहे थे इवन दो पॉपुलेशन इतना ज्यादा फ्लक्चुएटिंग था। सो मैं आपको बताऊंगा, इसमें आएंगे 4 पॉइंट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ना। जी हाँ, सही सुना आपने, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स will be equal from both the communities, that is French and Dutch। तो मान के चल लीजिए अगर 70 मिनिस्टर्स बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में यहां पर, सो बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट में 50% लोग रहेंगे फ्रेंच लैंग्वेज के और 50% लोग रहेंगे डच लैंग्वेज के, जिससे कि पावर इक्वल चलेगा और जो रूल्स बनेंगे वो दोनों कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए ही बनेंगे। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ सेंट्रल, इरेज करूंगा मैं इसे, हाँ, मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक और पॉइंट याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर है, बाप तो बाप रहेगा, यानी कि स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल। स्टेट और सेंट्रल आसपास में इक्वल नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर्स दे दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि हर स्टेट सही से मैनेज हो सके। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, बेल्जियम का कैपिटल क्या था? राइट आंसर, द आंसर इज ब्रुसेल्स। नाउ ब्रुसेल्स विल हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में रहने वाला है सेपरेट गवर्नमेंट, और इस सेपरेट गवर्नमेंट में अगेन नंबर ऑफ फ्रेंच एंड नंबर ऑफ डच विल बी इक्वल, यानी फ्रेंच लैंग्वेज और डच लैंग्वेज वाले इक्वल रहेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर जब ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच वाले लोग हैं तो उन्होंने डच के साथ ये इक्वालिटी का प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया? द आंसर इज वेरी सिंपल। पूरी कंट्री बेल्जियम में 59% कौन थे? डच थे, राइट। लेकिन बावजूद उसके, मेजॉरिटी होने के बावजूद वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच दोनों ने इक्वालिटी एक्सेप्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट में, और डच के इसी डिसीजन को देखते हुए फ्रेंच ने भी सोचा कि हाँ, हम भी इक्वालिटी एक्सेप्ट करते हैं इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। ये एक पॉइंट हुआ। और लास्ट पॉइंट जिसके कारण और अच्छे से बेल्जियम की स्थिति सुधरी वॉज कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक और गवर्नमेंट बनेगा। देयर विल बी अ सेपरेट गवर्नमेंट जिसका नाम रहेगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब सर ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट में अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रहेंगे एंड दे विल बी फोकसिंग ऑन CEL। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये CEL क्या है? सो दिस इज नथिंग बट कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। तो ये सेपरेट गवर्नमेंट जो बन रहा है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बन रहा है, ये फोकस करेगा कंट्री के या सिटी ऑफ कैपिटल के कल्चर, एजुकेशन एज वेल एज लैंग्वेज। अब ये इतना खतरनाक जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, accommodation in Belgium, this is really very confusing even for people of Belgium to understand, लेकिन still इस accommodation के कारण ही आज भी बेल्जियम में पीस बनी हुई है। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ बेल्जियम के केस से? सर क्या कंक्लूड कर सकते हो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी आइदर डच या ब्रुसेल्स में फ्रेंच, दोनों ने क्या किया? दोनों ने अपने पावर को शेयर किया। सो व्हेन यू शेयर दी पावर, आपकी कंट्री में एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहता है। अगला केस जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था इज ऑफ श्रीलंका, और इस केस में पूरा वाइसे वर्सा, यानी कि पूरा ही अपोजिट बिहेवियर रहेगा। लेट अस स्टार्ट विद द केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। अब अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में 74% लोग, टोटल पॉपुलेशन भले ही श्रीलंका की 2 करोड़ है, 2 करोड़ विच इज सेम एज स्टेट ऑफ
हरियाणा, श्रीलंका में 2 करोड़ लोग रहते हैं एंड श्रीलंका गॉट एस्टैब्लिश्ड एज अ कंट्री इन द ईयर ऑफ 1948। हमें आज़ादी मिली 1947 में और ठीक हमारी आज़ादी के 1 साल बाद हमने देखा कि श्रीलंका गॉट एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब श्रीलंका में 74% पॉपुलेशन, जो 2 करोड़ का 74% है, वो बोलती है लैंग्वेज सिन्हाला, राइट। सो वो लैंग्वेज है सिन्हाला। इसके अलावा जो 18% लोग हैं, ये 18% लोग बोलते हैं तमिल लैंग्वेज। तो with this facts I can conclude that Sinhala community is in the majority। 74% लोग कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? सिन्हाला। और अगर हम तमिल की बात करें, सो इन दिस 18%, इसमें भी एक सेग्रीगेशन है, एक क्लासिफिकेशन है। सो इन दिस 18%, 13% लोग जो है दे आर नेटिव्स ऑफ श्रीलंका। सो इन्हें कहा जाता है श्रीलंकन तमिल्स। और जो रिमेनिंग 5% है, राइट, सो ये 5% वो है जो इंडिया से एज अ रेफ्यूजी या उन्हें जब सिटीजनशिप मिल गई, सो दे हैव फ्लोन अवे टू श्रीलंका। तो इन 5% लोगों को बोला जाता है इंडियन तमिल्स, राइट। सो इन इंडियन तमिल्स में भी 2 है, सम आर हिंदू तमिल्स वेयर सम आर मुस्लिम तमिल्स। तो ये हमने देखा 74 + 18 दैट इज 92। और उसके बाद जो रिमेनिंग 7% है, ये 7% वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो लोग क्रिश्चियन लैंग्वेज का इस्तेमाल या कैथोलिक कल्चर को फॉलो करते हैं। सर अभी भी एक डाउट है, 74 + 18 92 + 7 99। सर 1% डेटॉल, माँ ने डेटॉल का धुला, वो कहाँ गया? सो ये 1% अदर है, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो वहां के लोग बोला करते हैं। सो दिस इज द पॉपुलेशन कंटेंट एंड द लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय पीपल ऑफ श्रीलंका, जिसमें आपने देखा कि सिन्हाला लैंग्वेज वाले बिल्कुल डोमिनेट करते हैं, राइट। अब इसी का अगला फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं काफी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। सो इन द ईयर ऑफ 1956 एक्ट वॉज पास्ड। इन द ईयर 1956 एक एक्ट ऐसा पास हुआ विच हैव रिकॉग्नाइज्ड सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। जी हाँ, उन्होंने कहा कि श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, वन एंड ओनली रहेगी सिन्हाला। अब आप समझ सकते हो कि अगर सिन्हाला को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल गया तो सबसे ज्यादा जलन किसको होगी? तमिल और क्रिश्चियंस को, राइट। जबकि बहुत से सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट कल्चर को भी फॉलो करते थे, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड वंस the language of Sinhala received the official recognition by passing the Act of 1956. This thing make Tamil and Christian communities very angry. Sir, वो लोग क्यों गुस्सा हुए? Because these two communities have lost their political rights. Point number 1, political rights were lost. Point number 2, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रही थी? सिन्हाला कम्युनिटीज को, while the applications of Tamil and Christian languages were kind of rejected। या मैं ये कह सकता हूं कि सिन्हाला लैंग्वेज को मिल रही थी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस, और इन लोगों को लास्ट में जो बचा कुचा रहता है, जैसे हमारे घर में मेहमान जब खाना खा के चले जाते हैं, अगर समोसा बचता है तो हमें मिलता है, इन द सेम वे तमिल्स और क्रिश्चियंस को भी बचा कुचा मिल रहा था, विच वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन। ये सारी बातें यहाँ पे आपने सीखी, समझी, लेकिन इससे क्या हुआ? तमिल और क्रिश्चियन के लोग जो है वो शांत नहीं रहे। They started protesting for getting the equality in their own country. They wanted the right to vote. They wanted all the political rights apart from Sinhala community, that they should be distributed to Tamil as well as Christian community. इसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और एक इतना खतरनाक सिनेरियो क्रिएट हो गया कि इट लेड टू अ सिविल वॉर। नाउ व्हाट इज सिविल वॉर? People of both the communities, that is Sinhala as well as Tamil,
fought with each other, जिसके अंदर दोनों ही कम्युनिटी के बहुत से लोगों की जान गई। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, दिस वॉर या सिविल वॉर बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी एंडेड इन द ईयर ऑफ 2009। जी हाँ, हम अभी 2026 में हैं, सिर्फ 17 साल पहले ही ये वॉर खत्म हुई है। एंड तमिलियंस या तमिल पीपल एंड क्रिश्चियन पीपल ऑल्सो गॉट एन ऑफिशियल रिकग्निशन इन दैट कंट्री। और अगर आज आप लोग श्रीलंका ट्रैवल करते हैं, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है टू ट्रैवल, अब आप अगर वहां जाते हो तो आपको दिखेगा कि तमिल एंड क्रिश्चियन ऑल्सो हैव अ इक्वल रिकग्निशन। लेकिन ये सब तब हुआ जब सिविल वॉर में बहुत से लोगों की जान चली गई। तो मैंने आपके सामने डिस्कस किया बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी, दोनों के सिनेरियो को अगर हम कंपेयर करें, व्हिच इज अ टॉपिक फ्रॉम योर बुक, आप लोगों ने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि बेल्जियम में पीस बनी रही क्योंकि बेल्जियम की कम्युनिटी ने पावर शेयर कर दिया, और श्रीलंका में पीस नहीं बनी रही बिकॉज सिन्हाला कम्युनिटी ने ये सोचा, या सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी ने ये सोचा कि वी शुड नॉट शेयर दी पावर, इंस्टेड वी शुड ट्राई टू डोमिनेट द पॉलिटिकल हाउसेस। इसीलिए उन्होंने एक ये भी लॉ पास किया था कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उस गवर्नमेंट में भी जो मिनिस्टर्स रहेंगे वो सब सिन्हाला के रहेंगे। तो जब आप पावर शेयर नहीं करते हो, दी अदर कम्युनिटीज जिनके साथ पावर शेयर नहीं किया गया, दे स्टार्ट फीलिंग इन्फेरियर, दे स्टार्ट गेटिंग फीलिंग डिस्क्रिमिनेटेड। उन्हें लगता है कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, which led to a civil war. So this is what shows us that power sharing is very important. When you share the power, it is very helpful in maintaining the peace in our country. I hope आपको श्रीलंका और बेल्जियम की कम्युनिटी को देखकर, कंट्री को देखकर ये समझा होगा कि पावर शेयरिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।